आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। 70 का दशक था। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलन और उनके पति पीएन राव के बीच अनबन की खबरें चल रही थी। तभी एक रोज अचानक पीएन राव ने हेलन को घर से निकाल दिया और वापस न आने की धमकी दी। इस घटना ने हेलन को अंदर से हिलाकर रख दिया। शिकायत लेकर वो 2 दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहीं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर हेलन अपने दोस्त और बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के पास पहुंची और सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद दिलीप कुमार ने उसी वक्त एक शख्स को फोन मिलाया और कहा कि आपकी मदद की जरूरत है। कुछ देर तक बातें हुई और फिर दोनों ने फोन रख दिया। फोन रखते ही दिलीप कुमार ने हेलन से कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हेलन को उस वक्त तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अगले रोज जो उन्होंने देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कुछ रोज पहले जिस घर से उन्हें धक्के मार कर निकाला गया था, वो घर उनके पति के कब्जे से बाहर था। वो समझ गई थीं कि ये दिलीप कुमार के उसी फोन कॉल का कमाल है। और इस बात का शुक्रिया अदा करने जब हेलन दिलीप कुमार के पास पहुंची तो दिलीप कुमार ने जवाब दिया कि हेलन, शुक्रिया मेरा नहीं, उसका करो जिसने तुम्हारे इस घर को आजाद कराया है। शुक्रिया पठान का करो जिसे हम करीम लाला बुलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप बेहद खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बंबई के सबसे पहले डॉन अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला की। करीम लाला को कोई बिचौलिया कहता है तो कोई उसे मुंबई का किंग बताता है। अलग अलग लोगों के लिए लाला के किस्से के संदर्भ भी बदलते रहते हैं। एक शख्स जिसने 40 सालों तक बंबई पर राज किया, कई दोस्त बनाए, लेकिन उसकी दोस्ती ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान करीम लाला की शख्सियत को कुछ यूं बयां करते हैं। अंडरवर्ल्ड या फिर डॉन या गैंग वॉर, स्मगलिंग, तस्करी, ये सारी चीज़ें कहते हैं कि करीम लाला की देन है। देश का पहला डॉन कई लोग कहते हैं कि कौन है, हाजी मस्तान या करीम लाला। लेकिन मुझे लगता है कि इस शक और सवाल को खुद हाजी मस्तान ने दूर कर दिया ये कहकर कि जो सबसे बड़ा डॉन इस देश का या पहला था वो करीम लाला। ये खुद हाजी मस्तान ने कहा है। वो 30 के दशक की बात है। मुंबई तब बंबई हुआ करता था। नेपाली, बर्मी, सिलोनी, काबुली वाले, जिन्हें हम पठान कहते हैं, वो बंबई में आकर बस रहे थे। ये वो दौर था जब माफिया ने बंबई में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। करीम लाला तब अब्दुल करीम शेर खान था। अफगानिस्तान से बंबई आया था और साउथ बंबई में ग्रांट रोड स्टेशन के करीब एक गली में किराए पर रहता था। पढ़ा लिखा नहीं था, सो पैसा बनाने के लिए खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया और जुए का एक अड्डा खोला। नाम था सोशल क्लब। क्लब में निहायती गरीब से लेकर रसूखदार लोग आया करते थे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में शेर खान का जुआ घर अपराध का अड्डा बन गया। मारपीट, झगड़े वहां रोज की बात हो गई। एक दिन की बात है कि खान के सोशल क्लब में 2 गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची। पुलिस के आते ही सन्नाटा पसर गया। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक पुलिस वाले की आवाज आई, क्यों बे, तुम लोगों को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? एक एक को अंदर करूंगा आज। खान अपनी जगह पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। ये तमाशा जब थोड़ा शांत हुआ तो वो अपनी जगह से उठा और पुलिस वाले के पास आकर बोला, साहब मुझे शेर खान बुलाते हैं, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? इतना कहते ही खान ने नोटों की गड्डी पुलिस वाले की जेब में रख दी। पुलिस वाले ने एक नजर खान की तरफ डाली और नोटों की गड्डी को जेब से निकालकर अपने साथियों से बोला, वापस चलो, छोड़ दो इनको, आज इन लोगों का दिन अच्छा है। पुलिस वहां से लौट गई। इस घटना के बाद खान का कद बढ़ने लगा। पुलिस वालों और खान में ऐसी सेटिंग बैठी कि जो खान कहता पुलिस मान लेती। धीरे धीरे अब्दुल करीम शेर खान अब करीम लाला बन चुका था। लाला माने बड़ा भाई। करीम लाला ने पठानों का एक गैंग खड़ा करना शुरू किया। नाम भी था पठान गैंग। बंबई के हर पठान का सरदार लाला था। धीरे धीरे जुए के अड्डे से करीम वसूली के धंधे में उतर आया।
जबरदस्ती कोई घर खाली करवाना होता तो लोग करीम से मदद मांगने पहुंचते। वो अपने लोगों के साथ उस जगह पर जाता और उसे खाली करवा देता। देखते ही देखते उसका दबदबा इतना बढ़ गया कि उसने अपने दफ्तर में पंचायत लगानी शुरू कर दी। लोग यहाँ पर आकर उसे अपनी परेशानी बताते। लाला चुटकी में उन्हें हल कर देता। करीम लाला अब बंबई का बादशाह कहा जाने लगा था। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसके धंधे में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली थी जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो गई। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन करीम लाला के खौफ का एक अहम हिस्सा है उसकी छड़ी। इंडिया टुडे टीवी में डेप्यूटी न्यूज एडिटर तंसीम हैदर से सुनिए वो छड़ी का किस्सा। दरअसल ये छड़ी इसलिए काम आती थी कि कोई शख्स अगर मकान खाली नहीं कर रहा है या उसके मकान पे कब्जा होना है तो उस मकान के बाहर एक छड़ी रख दी जाती थी। ये छड़ी इस बात का नोटिस होती थी कि ये छड़ी रख दी गई है, मकान खाली कर दो, और उसके बाद डर कर लो वो मकान खाली कर दो। और ये लगातार प्रथा करीम लाला इस तरह से चलाता रहा। एक रोज करीम लाला बंबई की ग्रांट रोड मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचा। उसने देखा एक शख्स उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। पास आकर उसने सलाम किया और कहा, लाला मेरा नाम हाजी मस्तान है। ये सुनते ही लाला हैरान रह गया। हाजी मस्तान की गिनती उस वक्त के बड़े स्मगलर्स में होती थी। लाला ने मस्तान से पूछा, बोलो मस्तान भाई, क्या खातिरदारी कर सकते हैं हम आपकी? मस्तान ने जवाब दिया, काम की बात आपके घर होगी, अभी नमाज का वक्त है। दोनों नमाज पढ़कर करीम लाला के घर पहुंचे। दावत के बाद मस्तान ने कहा, खान साहब आपके साथ एक दोस्त की तरह बात करके बड़ा मजा आया। अब आपके लिए एक कारोबारी पेशकश है। करीम लाला को इसी शुरुआत का इंतजार था। मस्तान ने कहा कि आप जानते हैं खान साहब, मेरा तस्करी का काम होता है। मुझे कुछ मैन पावर की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो जानते हों कि वो क्या कर रहे हैं और भरोसे के हों। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। लाला ने पूछा, मस्तान भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? मस्तान ने कहा कि कोई बहुत जोखिम का काम नहीं है खान साहब। बंबई पोर्ट के पास मेरा बहुत सा माल उतरता है। इस माल को उठाकर गोदाम में ले जाना है, पुलिस की नजरों से बचाते हुए। और जब तक मेरा माल बिक नहीं जाता तब तक उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी होगी। लाला कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, काम तो समझ में आ गया, लेकिन हिस्सेदारी कितनी होगी? मस्तान सोच में पड़ गया, क्योंकि इस धंधे में लाला का साथ वो हर कीमत पर चाहता था और ये भी जानता था कि अगर कीमत में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो लाला ये डील नहीं करेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए मस्तान ने कहा, खान साहब मैं आपको कोई तयशुदा हिस्सा देने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे हिस्से उस माल की कीमत पर निर्भर करेंगे जो हम उतारेंगे। इसलिए अगर हम कंसाइनमेंट के आधार पर अपने हिस्से तय करें तो कैसा रहेगा? लाला इसी ऑफर के तलाश में था। वो थोड़ी देर तक मस्तान की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा, फिर एक सिगार जलाते हुए बोला, मुझे सौदा मंजूर है मस्तान भाई। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अपने जमाने के सबसे घातक सौदे पर मोहर लग गई थी, जो आने वाले दिनों में पुलिस की नींद और चैन सब कुछ छीनने वाला था। हाजी मस्तान को लोग बंबई का पहला डॉन कहते हैं, लेकिन हाजी मस्तान हमेशा करीम लाला को अपना डॉन मानता था। दोनों के बीच रही दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। दरअसल 1950 से लेकर 1980 तक की बात करें तो इस दौरान 3 बड़े गैंग मुंबई में हुआ करते थे, जिनमें हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला का पठान गैंग हुआ करता था। ये तीनों गैंग ये जानते थे कि अलग अलग इनकी ताकत कम हो जाएगी, लिहाजा ये त्रिकोणीय ट्रायंगल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्होंने मुंबई के 3 अलग अलग इलाकों को 3 हिस्सों में बांट लिया था। ये तय हुआ था कि कोई भी एक दूसरे के काम और एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा। यही वजह थी कि हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला एक साथ काम करते थे। सबके अपने अपने जो पोर्ट थे, उन पोर्ट पे स्मगलिंग का काम अलग अलग हिस्सों में हुआ करता था। एक दूसरे का दखल किसी का नहीं होता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हाजी मस्तान और करीम लाला के रिश्तों में कभी भी खटास नहीं आई और ना ही एक दूसरे के इलाकों में इन्होंने दखल दिया। पठान गैंग की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अभी एक रोज बंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में एक आदमी रिपोर्ट लिखाने आया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने बताया कि पठान गैंग के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, क्योंकि उसे कर्ज की किस्त लौटाने में देर हो गई थी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रणबीर लीखा का पारा चढ़ गया। वो चीखते हुए बोला कि पठान गैंग की मनमानी अब हदें पार कर रही है।
इन्हें रोकना होगा वरना ये पूरे बंबई को खा जाएंगे। मुझे इब्राहिम कास्कर जी से बात करनी होगी। इब्राहिम कास्कर क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल थे और हाल ही में अपनी पोस्ट से रिटायर हुए थे। करीम लाला के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। रणबीर लीखा कास्कर से बात करने पहुंचे और बोले, कास्कर साहब, आपको करीम लाला से बात करनी होगी। शहर में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पठान गैंग ने पुलिस का जीना हराम कर दिया है। कास्कर ने रणबीर को मदद का भरोसा दिया। कहा कि लाला से इस बारे में बात की जाएगी। बात की भी गई, लेकिन अभी भी बंबई में पठानों का आतंक कम नहीं हो रहा था। तभी एक दिन पत्रकार इकबाल रणबीर लीखा से मिलने पहुंचे। रणबीर को उलझन में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ लीखा साहब, इतने परेशान क्यों हैं? रणबीर खींच गया, बोला, इन पठानों की हरकत से तंग आ गया हूं। तुम पत्रकार हो, क्यों नहीं लिखते इन लोगों के खिलाफ? मेरा बस चले तो एक एक पठान को हवालात में डाल दूं, लेकिन करीम लाला के उस साथी हाजी मस्तान के कारण हमारे भी हाथ बंधे हैं। रणबीर को इतने गुस्से में देखकर इकबाल ने कहा कि लीखा साहब, लोहा ही लोहे को काटता है। अगर पठान गैंग को झुकाना है तो उसके सामने आपको एक और गैंग खड़ा करना पड़ेगा जो उसका सामना कर सके। रणबीर इकबाल की बात को बीच में ही काटते हुए बोला कि तुम भी क्या मजाक कर रहे हो इकबाल? किसमें हिम्मत है जो करीम लाला के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत करेगा? इकबाल ने कहा कि है रणवीर साहब, है। अपने इब्राहिम कास्कर साहब का बेटा, नाम है दाऊद इब्राहिम। यह सुनकर रणबीर के होश उड़ गए। उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अपने कास्कर जी का बेटा? अरे जाओ मियां, हमें मत पढ़ाओ। वो तो अभी बच्चा है, वो कहां इन पठानों को उखाड़ पाएगा। रणबीर को इकबाल की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने उसकी बातों का अनसुना कर दिया। उसी दौरान कुछ दिनों बाद थाने से लौटते वक्त रणबीर ने देखा कि सड़क पर भीड़ लगी हुई है। हंगामा मचा हुआ था। एक 25-26 साल का लड़का पठान गैंग के आदमी को बुरी तरह पीट रहा था। रणबीर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और किसी तरह झगड़े को शांत किया, मगर तब तक वो पठान पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। इसे देखते हुए रणबीर ने गुस्से में लड़के से कहा कि इस पठान को मारने का अंजाम जानते हो क्या होगा? लड़के ने भी ऐंठते हुए जवाब दिया, पुलिस वाले का लड़का हूं, ऐसे कोई कुछ कर देगा? इकबाल ने उसका नाम पूछा तो पता चला कि वो दाऊद इब्राहिम था। उस लड़के का जवाब सुनकर रणबीर को इकबाल की कही बात याद आ गई। रणबीर समझ चुका था कि यही वो लोहा है जो लोहे को काटेगा। अब एक बहुत बड़े ड्रामे की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि जिस इकबाल ने रणबीर को दाऊद से रूबरू कराया था, उसकी मौत अब दस्तक देने वाली थी। दाऊद इब्राहिम इकबाल नतीक का बहुत बड़ा सोर्स था खबरों के लिए, जो है तमाम तरह के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई खबरें दिया करता था। यही वजह थी कि पठान गैंग नतीक इकबाल से बहुत नाराज रहा था। उन्हें 17 अगस्त 1977 की रात को इकबाल नतीक के घर से उसको किडनैप कर लिया, अपने अड्डे पे लेके आए, उसको बहुत मारा पीटा गया। जब वो बेहोश हो गए तो इकबाल को माहिम के विशाल गटर के पास छोड़ दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उनकी हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और लेकिन 2 दिन बाद ही इकबाल नतीक की मौत हो गई। इस कत्ल के बाद दाऊद इब्राहिम बेहद गमज़दा था। दाऊद इब्राहिम इकबाल नतीक से काफ़ी नज़दीक था, लिहाजा बताते हैं कि जिस वक्त इकबाल को दफन किया जा रहा था, दाऊद इब्राहिम ने वहाँ कसम खाई कि जिस तरह लोगों ने तुमको मारा है उसी तरह से मैं उनको मारूंगा। और ऐसा ही बताते हैं कि मुंबई में माफिया और गैंगस्टर में कत्लेआम की शुरुआत यहीं से हुई। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच वॉर की शुरुआत हो गई थी। किसी भी मौके पर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन दाऊद इब्राहिम का भाई शबीर इब्राहिम कास्कर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा से मिलने उसके घर पहुंचा। कुछ देर बाद उसे साथ लेकर शबीर वहां से निकल गया। चित्रा ने यह बात अपनी सहेली नंदा को बता रखी थी। तभी नंदा के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसका प्रेमी था जो पठान गैंग का आदमी था, अमीरजादा। बातों बातों में नंदा ने शबीर और चित्रा के बाहर जाने वाली बात अमीरजादा को बता दी। पठान गैंग कई दिनों से इसी तलाश में था। अमीरजादा ने तुरंत फोन रखा और एक एम्बेसडर को फूलों से सजाकर पठान गैंग के साथियों के साथ शबीर का पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर शबीर चित्रा के साथ गाड़ी चलाते हुए बातें कर रहा था। उसने गाड़ी के आईने में देखा कि एक फूलों से सजी एम्बेसडर उसका लगातार पीछा कर रही है। पहले तो उसे शक हुआ, लेकिन फिर सोचा कि कोई शादीशुदा जोड़ा होगा जो शादी करके लौट रहा होगा। इसी गफलत में वो गाड़ी चलाता रहा। करीब 1 घंटे गुजरने को थे, तेल भी खत्म हो रहा था। सो शबीर ने गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी गाड़ी रुकती कि उससे पहले ही फूलों से सजी एम्बेसडर कार अचानक से शबीर की गाड़ी के सामने स्लाइड करते हुए खड़ी हो गई। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पठान गैंग शबीर की गाड़ियों पर गोली की बौछार कर रहा था।
कुछ देर बाद गोलीबारी रुकी तो शबीर स्टीयरिंग पर सिर टिकाए लुढ़क गया था। एक हत्यारे ने रामपुरी चाकू से शबीर की कलाई चीर डाली। दाऊद के भाई शबीर की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर में 9 गोलियां लगी थी और 22 गोलियां उसकी गाड़ी के बाकी हिस्सों से टकराई थी। मामला हाथ से निकल चुका था। करीम लाला के पठान गैंग ने एक बहुत बड़े गैंग वॉर को जन्म दे दिया था और इसमें करीम लाला के भाई रहीम खान की बलि चढ़ने वाली थी। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट बलजीत परमार, जिन्होंने कई बार करीम लाला का इंटरव्यू लिया है, वो इसकी कहानी बताते हैं। रहीम खान अपनी फिएट गाड़ी लेके, एक आदमी उनका ड्राइवर चला रहा था, एक ड्राइवर का दोस्त भी था जो साथ में बैठा था गाड़ी में, और रहीम खान गाड़ी में बैठ के डोंगरी इलाके में कुरान खाने के लिए जा रहे थे। और अब जो आदमी सुहेल खान निगाह रख के और मोटरसाइकिल के पीछे अपना रिवाल्वर हाथ में लेके छुपा के बैठा है और बाइक वाले को बता दिया कि चल भाई इसके जो गाड़ी को रोक, इसका हमने सामान लूटना है। वो आदमी बड़े जोश से मोटरसाइकिल लेके जैसे ही घर से निकले, थोड़ा दूर गए, थोड़े गज दूर, 200-300 गज, तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने गाड़ी के आगे लेके मोटरसाइकिल रोका। तो जैसे ही मोटरसाइकिल ने रहीम खान की गाड़ी रोकी तो उस पीछे वाली गाड़ी ने आके पीछे से गाड़ी रहीम खान की गाड़ी को टक्कर मारी पीछे से, ताकि कहीं वो रिवर्स करके ड्राइवर जो भागने की कोशिश नहीं करे। तो पीछे से गाड़ी लगने से और आगे मोटरसाइकिल आने से जो ड्राइवर था और ड्राइवर के साथ दोस्त बैठा था, जैसे ही सोहेल ने अपना रिवाल्वर निकाला तो ड्राइवर और वो दोस्त उसके गाड़ी खोल के भाग गए और रहीम खान अकेला गाड़ी में इस किलर के सामने निहत्था आदमी गाड़ी में बैठा पाया गया। तो कहते हैं कि सोहेल ने 2 वेपन थी उसके पास, अलग अलग किस्म की, तो उसने दोनों वेपन से कोई 10 गोलियां रहीम खान पे चलाई और रहीम खान गाड़ी में दम तोड़ दिया। दाऊद इब्राहिम के साथ शुरू हुई गैंग वॉर ने करीम लाला को आसमान से जमीन पर लापटका था। गैंग वॉर में उसके लगभग सारे लोग मारे जा चुके थे। वहीं अपने भाई की मौत ने लाला को तोड़कर रख दिया था। दूसरी तरफ दाऊद गैंग भी इस गैंग वॉर से परेशान हो चुका था। इसी को देखते हुए पठान और दाऊद गैंग ने तय किया कि इस खून खराबे को रोकने के लिए एक समझौता किया जाएगा। 1987 में मक्का में दाऊद और करीम लाला के बीच एक लिखित समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि दोनों गैंग आपस में अब से मिलकर रहेंगे और खून खराबा नहीं करेंगे। तब से लेकर लगातार इस समझौते का पालन होता रहा। लेकिन इन सब के बीच पठान गैंग का कद दाऊद की डी कंपनी के आगे छोटा पड़ने लगा। करीम लाला, जिसने कभी दाऊद को सड़क पर सबके सामने पीटा था, वो बूढ़ा हो चुका था और इसके साथ ही अंत हो चुका था उस 40 साल के दबदबे का जिसने बंबई में माफिया को खड़ा किया और शहर पर राज किया। और इसके बाद फिर किस तरह से डी कंपनी की बादशाहत कायम हुई, ये सब जानते हैं। आज के नामी गिरामी का सफर यहीं खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। कोई और शख्सियत हो जिस पर आप नामी गिरामी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अगले हफ्ते फिर नामी गिरामी में आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।